हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के एक विशेष संदर्भ में है। तो ये क्या है, इसके क्या उद्देश्य थे, इस पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रजामंडल है क्या। प्रजामंडल, मंडल का मतलब समूह होता है, प्रजा का मतलब प्रजा होता है, तो प्रजा का समूह। तो इस पे हम बात करने से पहले प्रजा और नागरिक का जो अंतर है उसको हम समझते हैं। दरअसल राजा और प्रजा होती है और लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। राजशाही में वही नागरिक प्रजा में बदल जाते हैं। जो प्रजा है उसके पास केवल कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन नागरिकों के पास अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। तो ये एक बुनियादी अंतर है। इसलिए जब भी प्रजामंडल आंदोलन की बात चले तो आपका ध्यान है देसी रियासतों पर जाना है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे यहाँ 500 से ऊपर देसी रियासतें थी, जिनमें उत्तरदायी शासन के लिए जनता का आंदोलन था, जिसे प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। हमने पहले भी कभी जिक्र किया होगा या आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि ब्रिटिश सरकार का भारत पर जो शासन था वो दो रूपों में था। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें अगर हम 1935 के अधिनियम के तहत बात करें तो 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे, जिनमें मुंबई प्रांत था, या अपने यूपी को मतलब संयुक्त प्रांत कहते थे, पंजाब था, बंगाल था। ये जो प्रांत होते थे ऐसे करके 11 प्रांत थे, आसाम वगैरह। तो इन 11 प्रांतों में ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण था, यानी कि वहाँ कोई राजशाही नहीं थी। किसी समय होती होगी तो उन्होंने उसको उखाड़ फेंका। बंगाल में आपने देखा है, सुना है, पढ़ा होगा कि किस तरह उन्होंने ये प्लासी का युद्ध और एक दूसरे में फूट डलवा के धीरे धीरे उन्होंने वहाँ राजशाही को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। तो ये जो 11 प्रांत थे जिसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है, और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, और यहाँ भी ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण था। जो आज की भाषा में ऐसे जगहों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दूसरा भारत का जो हिस्सा था वो देसी रियासतें थी, जो अपने अपने छोटे छोटे एक तरह के राज्य थे, जहाँ का अपना एक राजा होता था और उस क्षेत्र में उस राजा का शासन होता था। वंशानुगत रूप से वो बनते रहते थे। तो यहाँ राजस्थान में भी आपने पढ़ा है, 19 के करीब रियासत थी। मध्य प्रदेश है, और भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे जैसे हैदराबाद, जूनागढ़। तो भारत का जो 40% हिस्सा था वो देसी रियासतों का था। तो इन देसी रियासतों में ब्रिटिश सरकार का जो सीधा शासन नहीं था, यानी कि आपने वेलेजली की सहायक संधि पढ़ी होगी या पढ़ेंगे, तो उसमें देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार का एक अनुबंध था, और वो पहले से ही हो गया था। और उस अनुबंध के तहत एक समझौता था जिसमें किसी भी देसी रियासत का जो अंदरूनी शासन है, फैसले हैं, वो राजा लेगा, जो महाराजा राजा जो भी है। और वो रियासत का जो भारी फैसले हैं किसी भी रियासत के, जो बाह्य मामले हैं, चाहे वो दूसरी रियासत या किसी से संबंध बनाने का है या सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, उनकी जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ली थी। और रियासतों को एक अपना टैक्स का या जो एक निश्चित जो राशि थी वो ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी, राजा को, हर रियासत की।
तो ये इस तरह का जो संबंध था। और जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो ज़्यादातर आंदोलन का जो केंद्र था वो ब्रिटिश भारत था। जो अलग अलग प्रांत हैं उनमें ही राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। और पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हो रहे थे उनमें देसी रियासतों को कोई खास ध्यान में नहीं रखा गया। ये माना गया कि ये तो अलग राजशाही हैं, यहाँ तो राजा के प्रति लोगों की भक्ति है, वो वहाँ रह रहे हैं, हमारा शोषण जो अंग्रेज कर रहे हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे 1930 से पहले के जो आंदोलन है, चाहे वो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत या होम रूल लीग आंदोलन है, या जो स्वदेशी आंदोलन था, तो ये ज़्यादातर जो आंदोलन है ये मतलब ब्रिटिश प्रांतों में ही हुए। देसी रियासतों में इन आंदोलनों का जो खास प्रभाव नहीं रहा। और अगर थोड़ी बहुत कोशिश होती थी कहीं तो राजा दबा देता था उसको। तो ब्रिटिश शासन का जो देसी रियासतों पर सीधा नियंत्रण नहीं होने से देसी रियासतों की जनता का कोई अंग्रेज़ों से सीधा टकराव नहीं होता था। लेकिन चूँकि राजा को अंग्रेज़ों को एक निश्चित राशि अदा करनी होती थी, इसलिए वो लाग बाग बढ़ा देता था, टैक्सेशन बढ़ा देता था, तो उसका असर जनता पर पड़ता था। तो फिर जनता को काफ़ी समस्याओं से गुजरना होता था, किसानों को समस्याओं से गुजरना होता था, जनजातियां हैं और समाज का जो वंचित समुदाय है उसके लिए भी मुश्किलें होती थी। कुछ राजा भी अय्याश किस्म के होते थे जो मतलब जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थे। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेज़ों की जो गलत नीतियाँ थी उसका परिणाम देसी रियासतों को नहीं भुगतना पड़ रहा था, उनको भी भुगतना पड़, वो लेकिन इनडायरेक्टली था, वो अपनी जो मनमानी वो राजा के माध्यम से करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 1930 के बाद जब प्रजामंडल आंदोलन बने तो उन आंदोलनों का ज़्यादा जो टकराव था वो राजा के साथ था, अपने रियासतों के, और उनका दमन करने की कोशिश भी राजा की जो पुलिस थी उसने की। अंग्रेज़ पुलिस का आपको जो रोल है वो बहुत कम मिलेगा। तो ये सब चल ही रहा था। तो कुछ हलकों में ये बात हमेशा महसूस की जाती रही थी कि भाई हमें देसी रियासतों को भी जो भविष्य का भारत है उसमें शामिल करना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको कैसे न करके जोड़ा जाए। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि भले ही राजा शोषण कर रहा था, लेकिन देसी रियासतों की जो प्रजा थी, लोग थे, उनकी भक्ति अपने राजा के प्रति थी। तो उस भक्ति को तोड़ने के लिए और उनके लोगों के दिमाग में एक अखिल भारतीय विचार पैदा करने के लिए यह महसूस की गई कि जो प्रजा को जागरूक किया जाए और प्रजा को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया जाए और राजा के शोषण के प्रति अवेयर किया जाए कि भाई किस तरह से आपका शोषण कर रहा है। तो इससे फिर जनता की जो भक्ति है वो राजा से हटेगी और कोई वहाँ लोकप्रिय नेता हैं उनके साथ जुड़ेगी, और जो लोकप्रिय नेता हैं उनका जुड़ाव जो ब्रिटिश भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उनके नेता थे उनसे था। तो इसकी पहली कोशिश 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के गठन के साथ हुई। तो इस देसी राज्य लोक परिषद है ये इसी काम के लिए थी कि भाई ये इसका मुंबई में मुख्यालय होता था कि ये देसी राज्य जो लोक परिषद अखिल भारतीय, ये देसी रियासतों में जो प्रजामंडलों के गठन के लिए जो परिस्थितियां तैयार करेगी, वहाँ उसमें सहयोग करेगी ताकि वहाँ उत्तरदायी शासन की मांग उठाई जा सके। क्योंकि देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन नहीं था, कोई राजा का चुनाव जनता ने तो किया नहीं था। जनता राजा के प्रति, जो राजा जनता के प्रति अपने दायित्व निभा भी दे
तो एक बहुत बड़ी बात थी, ना निभाए तो उसका क्या बिगाड़ा जा सकता था। जनता के पास तो कोई, प्रजा के पास तो कोई अधिकार होते ही नहीं। तो ये सब चलता रहा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने अपना काम भी शुरू किया। और आपने देखेंगे कि फिर 1930 के बाद अगर हम राजस्थान में ही बात करें तो इन 1930 से 40 का जो वर्ष थे, इन 10 वर्षों में अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल जो है उनका गठन हुआ। आपने नाम सुना होगा, माणिकलाल वर्मा है, जयनारायण व्यास हैं, भोगीलाल पांड्या हैं, गोकुल भाई भट्ट है, हीरालाल शास्त्री हैं, नहीं और भी आप त्रिलोकचंद माथुर, बहुत से आपने अलग अलग जो रियासतों में नाम सुने होंगे। अलवर में बाबू शोभाराम और थे। तो ये सब इसी तरह के जो प्रजामंडल अपनी देशी रियासत जो थी उसमें एक तरह से जनता के नेता बन रहे थे और ये राजा को एक तरह से चुनौती दे रहे थे। और ये वो लोग थे जिनका संबंध उस समय की जो ब्रिटिश भारत में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, चाहे वो नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों या और जो दूसरे लीडर थे, उनसे इनके संबंध थे, इनकी पहचान थी, उनका समर्थन था इनके साथ। और उन्होंने ही इनको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन्हें प्रमोट किया था कि आप जाइए और वहाँ की जनता को जागरूक कीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जब ब्रिटिश सरकार को तो यहाँ से जाना ही था, जब वो जाएगी तो फिर यही तो दिक्कत थी कि अगर हमने आज़ादी से पहले अगर देशी रियासतों की जनता को अपने काबू में नहीं लिया या देशी रियासतों की जनता में अखिल भारतीय का विचार, भारतीयता का विचार अगर हम पैदा नहीं कर पाए तो फिर देशी रियासतों का भारत में जोड़ पाना का की जो प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि राजा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे तो अलग से शासन चाहिए अपना, और राजा जुड़ेगा नहीं और ज़बरदस्ती कोशिश की तो जनता उसके अधीन होगी या उसकी जो प्रभाव में होगी। तो वो एक जनता के अपील कर दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा उस रियासत को अपने साथ लेना। तो ये सब इसीलिए किया गया कि आप पहले से वो परिस्थितियां तैयार कर लो ताकि राजा अगर जिद भी करे तो हमें जनता का समर्थन मिल जाए और हम जोड़ लें। इसलिए जो सरदार पटेल ने एकीकरण किया है वो एकीकरण केवल ऐसा नहीं है कि उसी समय हो गया था, उसके लिए एक ज़मीन है वो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी और प्रजामंडल आंदोलन उसका एक बड़ा हिस्सा था उस प्रोसेस का। तो ये सब कोशिशें हुई। तो मूल रूप से जो प्रजामंडल आंदोलन था, और हाँ कांग्रेस का में हरिपुरा अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष बने थे। तो इस अधिवेशन में तो फिर एकदम कांग्रेस ने पूरा मंच से ही अपना एक स्टैंड ले लिया कि भाई वो प्रजामंडल आंदोलनों को सपोर्ट करेगी देशी रियासतों में, क्योंकि जब हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी उत्तरदायी शासन हो। तो ये जितने भी मैंने अभी नेताओं के नाम गिनाए थे, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी रियासतों में और साथियों के साथ जो मंडल बनाए प्रजा के, और इस प्रजामंडल आंदोलन ने जो राजा की जो कमियां थी, राजा के द्वारा जो शोषण हो रहा था प्रजा को, उन सबको उजागर किया और जनता को जागरूक किया। और मुख्य मांग यही थी कि यहाँ उत्तरदायी शासन हो। और ये बताया गया कि भाई हमारा जो सपना है वो भारत में, जो संपूर्ण भारत में है, और अपनी निष्ठा का जो केंद्र है वो मतलब बदलने की कोशिश कर रहे थे। इनमें ज़्यादातर ये लोग थे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से पढ़ के आए थे, जिनकी अच्छी एजुकेशन हुई थी। तो इन्होंने राजशाही को चुनौती दी। और ये केवल ऐसा नहीं है कि यही था, और भी, जैसे अगर हम कश्मीर में बात करेंगे तो शेख अब्दुल्ला ने वहाँ की राजशाही को चुनौती दी और कहा कि हमें राजशाही में यकीन नहीं है। तो प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो उत्तरदायी शासन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये केवल उत्तरदायी शासन की ही बात कर रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जनता को भी जागरूक किया जा रहा था।
और ख़ास तौर पे जो सामाजिक बुराइयां थी उनके विरुद्ध जो उनकी जो शिक्षा थी वो देने की कोशिश की गई, स्कूलें खोली गई। जैसे हमने डूंगरपुर में जो कालीबाई भील का नाम सुनते हैं, तो वो रास्तापाल की जो घटना थी वो यही तो थी कि जो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इन्होंने जो स्कूल खोले थे उनमें जो शिक्षा दी जा रही थी वो भारत के निर्माण की शिक्षा दी जा रही थी, उसमें राजशाही के शोषण और अन्याय की शिक्षा दी जा रही थी। इसीलिए राजा ने वो स्कूल बंद कराना चाहा। सांगा भाई और दो जो टीचर थे, नहीं किया तो पुलिस ने उनको घसीटना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमारा कोई अंग्रेज़ों से संघर्ष नहीं था, हमारा संघर्ष तो सीधा राजा से था, और राजा अंग्रेज़ों का मोहरा था और वो उसके ज़रिए अपने जो जिद कर रहे थे। और इस चक्कर में राजाओं ने दुनिया भर की लाग-बाग हैं, टैक्स हैं, वो जनता पर थोप दिए थे। और उस समय कोई खेती पर निर्भरता थी और कोई खेती के हालात बहुत बेहतर थे नहीं, तो लोगों के लिए टैक्स चुकाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये सब चलता रहा। धीरे धीरे प्रजामंडल आंदोलन होते रहे, राजशाही है वो कमज़ोर हुई और निष्ठा का जो केंद्र है वो बदलने लगा। और इस तरह से फिर बाद में जब 1947 में जो भारत शासन अधिनियम आया, जिसे के ज़रिए आज़ादी मिली हमें, तो उसमें पूरे भारत के लिए जो स्कीम थी उसमें पाकिस्तान के निर्माण की भी बात थी, भारत की भी बात थी, और साथ में जो देशी रियासतें थी उनके लिए विकल्प रखा गया कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, चाहे वो अपना स्वतंत्र वजूद रख सकती हैं। लेकिन हमने पहले से पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी, तो उस दौरान सरदार पटेल है, नेहरू जी हैं, और भी जो बड़े सिविल सर्वेंट थे, उनकी कोशिश से बहुत सी देशी रियासतों को भारत से जोड़ा गया। तो ये मूल रूप से प्रजामंडल आंदोलन का क्या उद्देश्य था, किस तरह इसने काम किया है, इस पर हमने बात की है। तो हमने इसका एक जो मोटा जो खाका है, आइडिया है, वो आपको बताया है। और कभी जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो और डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।